हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे हेल्दी बॉडी प्रॉस्परस लाइफ पे। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा बॉडी हेल्दी होता है तब हमें क्रिएटिव विचार आते हैं या कुछ अच्छा करने का मन होता है। जब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें कुछ भी अच्छा करने का या कुछ भी करने का मन नहीं होता है और नेगेटिव विचार हमारे पास ज्यादा रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम बॉडी को हेल्दी कैसे रखें। उससे पहले ये भी चर्चा करेंगे कि मुझे बॉडी को हेल्दी क्यों रखना है, क्योंकि जब तक मेरा ये पर्पस क्लियर नहीं होगा कि मुझे बॉडी को हेल्दी क्यों रखना है, तब तक बॉडी को कैसे हेल्दी रखे ये भी मेरा क्लियर नहीं होगा। तो मुझे बॉडी को क्यों हेल्दी रखना है, क्योंकि मुझे कुछ समझना है। तो समझने के लिए और सीखने के लिए मुझे बॉडी की आवश्यकता है। अगर मेरा बॉडी हेल्दी है, ठीक है, तभी मैं जो ये रिक्वायरमेंट है मेरी समझने की, मेरे सीखने की, वो मैं पूरी कर पाऊंगा। तो अगर मेरा बॉडी ठीक है तो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो भी ठीक रहेगा। तो पहले ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि मुझे बॉडी को हेल्दी क्यों रखना है। तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती है या कुछ आकांक्षाएं होती है। जैसे मुझे खुश रहना है। पृथ्वी पे पाए जाने वाले किसी भी मनुष्य को हम देखें, वो चाहे किसी भी एज का हो, कहीं भी रहता हो, उसको अगर हम देखें तो वो कुछ भी करेगा तो सिर्फ हैप्पी रहने के लिए ही करेगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप कुछ पढ़ना या कुछ सीखना क्यों चाहते हैं, तो आपका जवाब यही होगा कि उसको मैं सीख के कुछ पैसा कमाना चाहूंगा या चाहूंगी। पैसा कमा के मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आपका जवाब फिर से यही होगा कि पैसा कमा के मैं अपने फैमिली की जो फिजिकल फैसिलिटी की जो नीड है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। मैं वापस से अगर पूछती हूँ कि वो नीड जो है वो पूरी करके आपको क्या मिलेगा, तो लास्ट में आंसर यही आएगा कि मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। तो अगर हम पूरे पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनकी अगर बेसिक नीड या अल्टीमेट गोल जो अगर हम समझे तो वो है हैप्पीनेस। कोई भी मनुष्य कुछ भी करता है, खाना पीना, चलना, बोलना, सोचना, तो हर एक कार्य के पीछे उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो हैप्पीनेस है। इसको आप अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी एक दूसरी नीड है कि मैं हेल्दी भी रहूं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जितना हमारा बॉडी हेल्दी रहता है उतने पॉजिटिव विचार हमारे मन में आते हैं और उतना ही क्रिएटिव और पॉजिटिव हम सोच सकते हैं। तो ये एक मेरी एस्पिरेशन ही रहती है कि मेरा बॉडी भी ठीक हो और मेरा मन, और या हम जिसे ब्रेन कहते हैं, वो ब्रेन भी मेरा ठीक हो। उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ ज्ञान के रूप में समझना चाहते हैं, ज्ञान के रूप में सब कुछ पाना चाहते हैं। मैं समझना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, ये हर मनुष्य में एक आकांक्षा बनी ही रहती है। इसके साथ साथ एक उम्र के बाद ये भी होता है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊं, इतना मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी सही समझ हो। उसके साथ साथ मैं अपने माइंड का प्यूरिफिकेशन भी चाहता हूँ और कंट्रोलिंग भी चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वर्क है या जो बॉडी के पास हम जो काम लेंगे उसका जो डिसीजन है वो हम माइंड में या ब्रेन में समझते हैं कि माइंड तय करता है या माइंड में वो डिसीजन होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो कंट्रोलिंग जो पावर है वो हम माइंड को समझते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि वो उसमें जो भी सोच आए वो सोच प्योर हो या सही समझ के साथ हो और उसका जो कंट्रोलिंग है वो मेरे पास हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब माइंड पे मेरा पूरा कंट्रोल हो तो वो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में दिखता है, क्योंकि आजकल हम जो देख पा रहे हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी युवा वर्ग में हम लोगों को ज्यादा दिखाई देती है। जैसे एक अगर हम सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं उनमें हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम पाते हैं, जबकि आफ्टर एजुकेशन और बहुत
बहुत बड़ी या डिग्री लेने के बाद भी वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम जिसे कहते हैं वो एक बच्चा पा नहीं सकता है। तो ये हमारी बेसिक एस्पिरेशंस या आकांक्षा है। ये सिर्फ हम जितने लोगों के साथ बात कर रहे हैं उतने की है ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य हो, कहीं भी रहता हो, अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनकी बेसिक एस्पिरेशंस यही है। अब जब हम एस्पिरेशंस कहते हैं तब उसके साथ साथ कुछ कंसर्न भी है। ये एस्पिरेशंस तो है हमारी, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे काफी सारे कंसर्न्स है कि मैं चाहता तो यही हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन हो नहीं पाता। तो वो कंसर्न्स क्या क्या है? तो एक तो है स्ट्रेस। हमारे आसपास जो हमें स्ट्रेस मिल रहा है या हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं, एनवायरमेंट से मिल रहा है, बिहेवियर से जो मिल रहा है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारा एक कंसर्न है। उसके साथ साथ हमारा एकेडमिक्स का जो प्रेशर है, कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, कुछ टेस्ट देनी है, उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे एक कंसर्न है। उसमें भी टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि कौन सा काम कब करना है, तब जाके मैं ये कम्प्लीटली या ठीक तरीके से पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू इंडिविजुअल लेवल पे हमें ज्यादा दिखता है। और बीमारी के कारण हमारा जो पढ़ाई का जो समय है वो बहुत वेस्ट होता हुआ हमें दिखता है। उसके साथ साथ आज की जनरेशन में ये जो प्लेसमेंट वाला जो प्रेशर है वो भी हमें काफी दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी आफ्टर डिग्री हमें नौकरी नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो नेगेटिव थिंकिंग, जैसे हम अभी की जो सिचुएशन की बात करें तो हमारे आसपास लगभग सभी जगह पे एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो काफी सारी नेगेटिव ही है। तो उस नेगेटिव थिंकिंग का मुझ पे बहुत असर पड़ता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको ऐसे नेगेटिवली नहीं सोचना चाहता, फिर भी ये मैं नहीं कर पाता हूँ। उसके साथ साथ पीयर प्रेशर रहता है, हमारे क्लासमेट्स, हमारे रूममेट्स, उसके साथ मुझे जो कुछ भी नहीं करना है वो भी मुझे करना पड़ता है। ऐसे पीयर प्रेशर भी एक इंडिविजुअल लेवल पे कंसर्न रहता है। उसके साथ साथ आज के जनरेशन की हम अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें तो वो है एंगर। एंगर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या एंगर के कारण भी हम अपना हेल्थ को बहुत डैमेज कर लेते हैं। और जब कोई सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही है या मैं इतना नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो अल्टीमेटली फिर वो डिप्रेशन की ओर, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं कुछ कर पाऊंगा या इससे बाहर निकल पाऊंगा। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल लेवल पे हम डिप्रेशन की स्थिति देखते हैं। और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं, इसमें हमें लगता है कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तब ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी हमें आते हैं जो हमें अपना जीवन पूरा करने की तरफ भी ले जाते हैं। तो मेरी कुछ एस्पिरेशन है, तो उसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी है। जैसे हमने एस्पिरेशंस देखी कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे टेस्टी भी और हेल्दी भी हो, जो फूड टेस्टी भी हो और जो हेल्दी भी हो, ऐसा फूड मुझे चाहिए। लेकिन आज अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें टेस्टी तो फूड मिल जाएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं है। इवन हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की भी बात करें तो वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उस पे भी बहुत सारी दवाइयाँ का छिड़काव होता है जिससे वो हेल्दी नहीं रहता। उसके साथ साथ मेरे आसपास जो एनवायरमेंट है वो भी हेल्दी हो और पीसफुल हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन उसके सामने जो इश्यूज है उसमें हम देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा एनवायरमेंट है वो इन्फेक्शन से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें हमने काफी सारा प्रदूषण किया हुआ है, तो उस वजह से वो एनवायरमेंट भी बिगड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें हम टेंशन और डिप्रेशन भी देखते हैं। और हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है इसलिए, और उसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया पे या और कहीं पे जो हमारा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं, उस वजह से हमारे पास जितना भी टाइम है उसका हम सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और
एक और इश्यू की जो हमने बात की थी वो थी बीमारी के कारण हम लोगों का बहुत बड़ा टाइम लॉस्ट हो जाता है या बिगड़ता है। तो अगर मैं इस इलनेस या टेंशन, डिप्रेशन, इन सब की अगर मैं बात करूं तो लगभग यही है कि वो बॉडी से रिलेटेड है, या बॉडी अगर हेल्दी मेरा हो गया तो काफी सारा हमारा जो समय है वो हम बचा पाएंगे, और जो हमारा समझना और सीखना, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, उस तक हम पहुंच पाएंगे। तो लेट अस एक्सप्लोर कि समझ के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जो एस्पिरेशंस है वो कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे, जो हॉलिस्टिकली हम लोग समझेंगे कि उसको हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है। एज ए ह्यूमन अगर मैं देखूं तो एक मेरा सेल्फ है जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको आई बोलूंगी या सेल्फ बोलूंगी, और दूसरा जो है वो मेरा बॉडी है। ये दोनों कोएग्जिस्टेंस में है, क्योंकि अगर मैं आज बात करूं कि जो सोचने की जो क्रिया हो रही है क्या वो बॉडी में हो रही है, तो हमें ध्यान जाता है कि बॉडी में सोचने की क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन एज साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो है वो एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो अगर फिर से वहां अगर हम सोचते हैं कि जैसे आपके सामने कोई भी एक व्यक्ति अपना विचार रखता है तो मैं उस पे सोचने लगती हूँ या लगता हूँ। ठीक है, तो जब मैं मेरा ये सोच विचार का कार्यक्रम चल रहा होता है तो सामने वाली व्यक्ति जो है वो ना ही मुझे दिखाई देती है और ना ही मुझे सुनाई देती है। लेकिन जो हम ब्रेन बोल रहे हैं अगर वही सोच रहा है तो ये क्रिया भी चलती रहनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया ही हुआ है कि जब मैं सोचते सोचते कहीं और पहुंच जाता हूँ तो सामने वाली व्यक्ति ना ही मुझको देखती है, मुझको दिखती है, या ना ही मैं उनको सुन पाता हूँ। तो हम जिसे सेल्फ कहते हैं हम उसको मन भी कहते हैं, कहीं कहीं सोल भी कहते हैं। तो कोई तो ऐसी चीज है जो बॉडी के साथ कोएग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो उससे इंफॉर्मेशन की जो लेन देन है वो सिर्फ होती है। सेल्फ से बॉडी तक इंस्ट्रक्शन जाती है, और बॉडी पे कुछ भी होता है तो वो सेल्फ तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है। तो हम जब बॉडी को हेल्दी करने की बात सोचेंगे तो उसके साथ साथ सेल्फ पे भी काफी सारा काम होना चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है वो सेल्फ में होगा, उससे बॉडी जो है वो मेरी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो जब हम अपने बॉडी को समझते हैं तब मुझे पता चलता है कि मुझे बॉडी को हेल्दी क्यों रखना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि काफी सारी जो सिस्टम है मेरी बॉडी की, उसमें एक ऑर्डरली सिस्टम दिखता है। जैसे पूरे बॉडी का अगर हम फंक्शन देखें तो हार्ट का फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो और एक डेफिनेट कंडक्ट में है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे रुकने से या मेरे मना करने से वो रुक जाएगा, वो ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो ये जो हार्मनी है उसके बीच जो बनी हुई, वो जो हार्मनी है वो पूरे बॉडी को ठीक रखता है, या अपने से लार्जर ऑर्डर में वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम टिश्यूज को देखें तो टिश्यूज जो है वो ऑर्गन को, और ऑर्गन जो है वो पूरे बॉडी सिस्टम को ठीक रखता है। तो ये बॉडी का फंक्शन है जो अगर मुझे समझ में आता है तो मैं कैसे अपनी समझ को बढ़ाऊं कि ये जो एक ऑर्डरली सिस्टम बना हुआ है उसको मैं बिना डिस्टर्ब किए हुए उसमें अपना पार्टिसिपेशन कैसे करूं, ये मुझे ध्यान जाएगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बॉडी जो है वो एक ऑर्डरली सिस्टम है, वो अपने आप सेल्फ डेफिनेट कंडक्ट में है। तो सेल्फ में जो हमें समझने की बात है वो इतनी ही है कि उसकी जो हार्मनी है उसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जैसे कि मैं जो खाना खाता हूँ या जो हवा मेरे सांस में जाती है उससे मेरे बॉडी के जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगा, या अनहेल्दी जो फूड या जो प्रदूषण वाली हवा मेरे शरीर के अंदर जाती है, तो उससे जो मेरे ऑर्गन्स है उसमें जो डिफिकल्टीज होगी उसको समझने का काम सेल्फ करेगा। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि उसको मैं कैसे ज्यादा अपनी बॉडी के लिए इजी बनाऊं कि उसका जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है,
अगर मुझे ये ध्यान जाता है कि मेरा बॉडी जो है उसके प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर पाऊंगी। तो आज हम यही बात करेंगे कि बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, तो मैं क्या कर पाऊं। ठीक है, तो जब इतनी बातों का हम ध्यान रखते हैं कि सेल्फ लेवल पे मैं एक बार ये तय कर पाऊं कि ये जो कंटिन्यूटी या जो ये ऑर्डरली जो सिस्टम है मेरे बॉडी का, उसको मैं, उसकी हार्मनी को मैं डिस्टर्ब ना कर पाऊं, ऐसी अगर मेरी लाइफस्टाइल हो तो मैं बॉडी को सपोर्ट करता हूं और मेरी बॉडी की जो हेल्थ है वो मैं इंश्योर कर पाता हूं। तो अब जाके मेरे लिए एक प्रोग्राम बनेगा कि मैं अपने बॉडी को मैं कैसे हेल्दी रखूं। तो सबसे पहले होगा कि हाउ टू स्टे हेल्दी, और उसके बाद अगर हार्मनी डिस्टर्ब हो भी गई है तो उस हार्मनी को फिर से मुझे हार्मनी में लाना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि अगर मुझे ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए मेरे बॉडी को कि वो ट्रीटमेंट किए बिना मेरी बॉडी में वो हार्मनी या कोई एक ऑर्गन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो भी मैं करूंगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हेल्दी, अगर मेरा बॉडी हेल्दी ही है तो उसको हेल्दी ही रहने देने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे जो इंटेक है, मीन्स मैं जो हवा लेता हूँ या फूड लेती हूँ या पानी पीती हूँ, ये जो है उस पे, और मेरा जो डेली रूटीन है उस पे मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेक यानी सिर्फ फूड की बात नहीं कही जा रही, इसमें एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब मेरी बॉडी के हेल्थ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इंटेक में मेरे शरीर के अंदर जितना भी ये इंटेक हो रहा है उस पे मुझे अपना ध्यान लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने सबने सुना है कि मॉर्निंग वॉक या सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तय तो हुआ है कि ये ठीक ही है, लेकिन अभी तक मैंने स्वीकारा नहीं है कि मुझे भी ये करना है, क्योंकि बॉडी को स्वस्थ क्यों रखना है ये मैंने अभी तय नहीं किया है। ठीक है, तो जो हम इंटेक ले रहे हैं, एयर जो इंटेक में ले रहे हैं, वाटर, सनलाइट और फूड, वो जितना हेल्दी रहेगा उतना मेरा बॉडी भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं उसमें हमारा उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, क्योंकि शरीर जो है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे चलता है, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है पूरी, वो जैसे ही हमारा सोने, जागने और खाने का टाइम है उस अनुरूप वो पूरा वर्क करता है। अगर उस पे हमारा ध्यान जाता है तो हम लोग अपना जो ये डेली रूटीन है उसको ठीक से सेट करके अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मेरे बॉडी को मुझे हेल्दी रखना है तो मैं कुछ श्रम भी करूंगा और कुछ एक्सरसाइज भी करूंगा। यहाँ पे हम श्रम जिसको कह रहे हैं, तो वो बॉडी से जब श्रम करते हैं तो उससे कुछ उत्पादन भी होता है, जैसे ऐसा कुछ काम जिससे कुछ उत्पादन भी हमारे लिए हो या कुछ फिजिकल चीज भी हमें हाथ लगे, उसको हम श्रम कहते हैं। और एक्सरसाइज जो है, जो हम जिम में जाके या साइकिलिंग ये सब करके हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम श्रम और एक्सरसाइज को भी अलग से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लेबर जो है वो एक फिजिकल फैसिलिटी है, उसका प्रोडक्शन है, और एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम अपना पोस्चर और इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स के लिए ब्रीदिंग मीन्स योगा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तय करता हूँ कि मुझे बॉडी को क्यों फिट रखना है, क्यों हेल्दी रखना है, तो ये प्रोग्राम मैं फाइनलाइज करता हूँ कि मैं अगर बॉडी जितना मेरा हेल्दी है उतना तो हेल्दी रहे ही, साथ साथ उसकी हेल्थ और भी बढ़े, इस पे मैं काम करूंगा। उसके बाद अगर उसकी हार्मनी कुछ डिस्टर्ब हुई है टेम्पररी, तो उस पे पहले मैं काम करूंगा, और उसके बाद आखिर में अगर मेरी बॉडी को कुछ सपोर्ट चाहिए एक्सटर्नल, तो मैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट पे ध्यान दूंगा। तो अगर मैं बॉडी को समझता हूँ तो उसके बाद मेरे लिए ये
प्रोग्राम्स बनते हैं। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ये पूरा सर्काडियन रिदम क्या है उस पे बात करेंगे। मैंने जो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला, वो बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा कैसे काम करता है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स सी। हमारे शरीर में 24 घंटे बहुत सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रही हैं। इनफैक्ट धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सूर्य को फॉलो करते हैं। इन साइकिल को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सिरका मतलब चारों तरफ या पूरे समय, और डीएस मतलब दिन। हमारा शरीर 24 घंटे की साइकिल से गुजरता है। पूरे दिन हमारा अटेंशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, भूख और हार्मोन्स बढ़ते घटते रहेंगे। मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे कई हार्मोन्स हैं और इनकी मदद से शरीर अपने आप को 24 घंटे की साइकिल में शेड्यूल करता है। जैसे सोते समय शरीर की प्रायोरिटी टिश्यू रिपेयर और रिकवरी होती है, और जागते समय शरीर की प्रायोरिटी मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट और खाना होती है। सर्कैडियन रिदम से शरीर को पता होता है कि कब क्या करना है, इसलिए हेल्थ के लिए ये इतनी क्रिटिकल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के 4:30 बजे हमारा लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, सुबह के 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस होती है, दोपहर के 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, 3:30 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, शाम को 5 बजे सबसे ज्यादा ताकत यानी हाईएस्ट कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर रिस्पॉन्स होते हैं, शाम को 7 बजे हमारा हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, रात को 9 बजे नींद के लिए मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू होता है, और रात को 2 बजे शरीर गहरी नींद में जाता है। बढ़िया बात है, ये सब अपने आप चल रहा है, लेकिन सर्कैडियन रिदम्स के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? पहला कारण है कि ये सब सेल्यूलर लेवल पर हो रहा है। शरीर के हर सेल में इंटरनल क्लॉक होती है, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी का हर सेल उसके हिसाब से काम करता है। मतलब शरीर के हर सेल को पता है कि अब क्या समय है और क्या करना है। अगर हमारी सर्कैडियन रिदम्स बिगड़ी हुई हैं तो केवल हार्मोन लेवल नहीं बदलेंगे, शरीर का उनके प्रति रिस्पॉन्स या सेंसिटिविटी भी गिर जाएगी, और इससे शरीर के हर फंक्शन जैसे इम्यूनिटी, डाइजेशन, इंसुलिन रिस्पॉन्स, स्लीप सब पर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों की सर्कैडियन रिदम्स बिगड़ी हुई हैं उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस मतलब बार बार और लंबे समय चलने वाली बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सर्कैडियन रिदम्स अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो खुद को एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कैडियन रिदम में कई सारी साइकिल्स हैं। ये साइकिल्स इंटरनली जनरेटेड हैं, मतलब अगर बाहर से इन्फ्लुएंस न डाला जाए तो ऑन एन एवरेज 24 घंटे 11 मिनट की साइकिल होती है। सारी साइकिल्स में स्लीप वेक साइकिल सबसे ऑब्वियस है। हमारी पूरे दिन अलर्टनेस कम ज्यादा होती रहती है और नींद की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। अगर सर्कैडियन रिदम न हो तो हमें हर 2-3 घंटे में नींद आती रहेगी। अगर सर्कैडियन रिदम्स पूरी तरह इंटरनली जनरेटेड होती तो सब ठीक था, लेकिन एनवायरनमेंट का इस पर सीधा असर पड़ता है। हाइपोथैलेमस जो हमारी आंखों के पीछे होता है उसमें नर्व का एक गुच्छा होता है जिसे एससीएन कहते हैं, जो लाइट के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है और रोशनी बदलने पर या दिन रात होने पर पिनियल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है, जहां पर मेलेटोनिन और दूसरे जरूरी हार्मोन्स पैदा होते हैं। इन हार्मोन्स के रिलीज होने से कई सारी साइकिल्स अपने आप चालू या बंद होती हैं। इसके दो मतलब है, पिनियल ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर रेगुलेटर है, दूसरा इसे लाइट की मदद से आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और यही सर्कैडियन साइकिल का ड्रॉबैक भी है। एवरेज रूम की लाइट से मेलेटोनिन जो नींद लाने वाला हार्मोन है रुक जाता है और हमारी नींद के साथ साथ सर्कैडियन साइकिल बिगड़ जाती है। देर रात में लगातार आर्टिफिशियल लाइट में बैठने से और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स देखने से न केवल हमारी नींद डिले होती है बल्कि नींद की क्वालिटी हल्की हो जाती है। ये परेशानी मैं पर्सनली पिछले 8 साल से भुगत रहा हूँ, और ऐसा एक बार नहीं होता। एससीएन हमारे सोने का समय रिकॉर्ड करता है, और अगर हम पिछले दिनों लेट सो रहे हैं तो मेलेटोनिन रिलीज को डिले कर देता है। और दूसरी तरफ हमारी नेचुरल सर्कैडियन रिदम 24 घंटे 11 मिनट लंबी होती है। मतलब हमारा शरीर नेचुरली हर दिन 10 से 15 मिनट और लेट सोना उठना चाहता है, इसलिए समय पर सोने और उठने में डिसिप्लिन लगता है।
हमारी सर्कैडियन रिदम रीसेट करने के दो सबसे पावरफुल तरीके हैं। पहला लाइट, दूसरा मेटाबॉलिज्म। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सर्कैडियन रिदम रीसेट करने में सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बादल हैं तो 30 मिनट का एक्सपोजर, और नहीं तो 15 मिनट काफी है। अगर सुबह आपके कमरे या बालकनी में अच्छी धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है और रात में सही समय पर नींद आती है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैड ठंडे देशों में होता है। सर्दियों में सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण सर्कैडियन रिदम्स बिगड़ जाती हैं। इसके लिए लाइट थेरेपी बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो सूर्य की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप भी ऐसी जगह रहते हो जहां सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं मिल पाती तो 5000 ल्यूमेन के 2 बल्ब ले आइए और अपने कमरे में लगा लीजिए। ट्रिक ये है कि आपको दिन के एक फिक्स टाइम पर ही लाइट्स का एक्सपोजर लेना होगा, चाहे वो नॉर्मल हो या आर्टिफिशियल, जिससे साइकिल उस समय के हिसाब से सेट हो जाए। रीसेट करने का दूसरा तरीका है मेटाबॉलिज्म। जब हम खाना खाते हैं तब शरीर रिकॉर्ड करता है इस समय खाना मिलता है, जागना जरूरी है, और इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का फायदा उठाकर हम सर्कैडियन रिदम्स रीसेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप समय पर सोने की आदत डालना चाहते हो तो समय पर डिनर कीजिए और लेट नाइट स्नैकिंग से बचिए। 1-2 दिन जरूर परेशानी होगी, लेकिन शरीर खुद ही टाइम पर सोने जागने लगेगा। जितना जरूरी रीसेट करना है दोस्तों, उतना जरूरी अच्छी सर्कैडियन रिदम को बरकरार रखना है। अवॉइड ब्राइट लाइट्स इन द इवनिंग। जैसे दिन में शरीर को सनलाइट चाहिए, वैसे ही रात में शरीर को अंधेरा चाहिए। आज के समय ऐसा मुमकिन नहीं है कि सूर्य ढले और अंधेरा हो जाए, लेकिन रात में ब्लू लाइट यानी व्हाइट ट्यूबलाइट या एलईडी की रोशनी अवॉइड कीजिए और येलो लाइट्स और लाइट शेड में काम कीजिए, और हो सके तो सोने के 1 घंटे पहले से ज्यादा लाइट में मत रहिए। अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं तो फ्लक्स इंस्टॉल कीजिए। ये आपकी लोकेशन पर सनलाइट का हिसाब रखेगा और मॉनिटर की ब्लू लाइट फिल्टर करता रहेगा। उसी तरह मोबाइल पर एप्स और सेटिंग्स भी उपलब्ध हैं। सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपना मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। कोई भी किताब उठा लीजिए। आप न केवल जल्दी सोएंगे बल्कि गहरी नींद सोएंगे। एक और बायो हैक है जो सबसे सस्ता और स्टाइलिश है। दिन के आखिर 2-3 घंटे टिंटेड या कलर्ड ग्लास पहनिए। येलो सनग्लासेस ब्लू लाइट फिल्टर करते हैं और इससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन में मदद होती है। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस। कॉर्टिसोल मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है और सर्कैडियन रिदम में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो ये रिलीज होता है और न शरीर को रिलैक्स होने देता है न सोने देता है। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, मेडिटेशन करना बहुत काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमेशा सोने एक ही समय पर जाइए, चाहे अगले दिन छुट्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि स्लीप साइकिल में 1 घंटे की देरी को एडजस्ट करने में शरीर को पूरे 1 दिन की मेहनत लगती है। इसलिए ऐसा टाइम सेट कीजिए जो एंटी सोशल ना हो, जैसे रात के 10:30 बजे, और हो सके तो कभी इस समय को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और मान लीजिए कि एक दिन हो भी जाए तो तत्काल अगले दिन वापस समय पर आ जाइए, जिससे शरीर को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो सर्कैडियन रिदम ठीक कीजिए। हमारे शरीर में 24 घंटे। तो हमने देखा कि ये जो सर्कैडियन रिदम जो है वो हमारे हेल्थ पर बहुत प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हम पित्त, वात और कफ जो बोल रहे हैं उसका कब किस समय पे प्रकोप ज्यादा होता है। तो अपनी प्रकृति को जान के हम उस हिसाब से अपना रिदम सेट कर सकते हैं, या किस समय पे मुझे जागना है, किस समय पे सोना है, किस समय पे खाना है, ये हम अपना एक रिदम सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये सब बातें जानता हूँ तो मैं एक प्रोग्राम बना पाऊंगा, अदरवाइज मुझसे ये प्रोग्राम बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हम जो लेबर की बात कर रहे हैं या श्रम की जो बात कर रहे हैं, उसमें बॉडी की मूवमेंट के साथ साथ एक कोई फिजिकल फैसिलिटी या किसी चीज का उत्पादन भी हो रहा है। जैसे मैं अपने ही घर में अपने घर या हॉस्टल की रूम या अपना खुद का रूम, ये अगर मैं साफ करता हूँ तो ये एक श्रम ही है, ठीक है। उसके साथ साथ किचन गार्डनिंग जो है
उसमें भी काफी सारा श्रम होता है। या साइकिलिंग करके अगर मैं कॉलेज आता हूँ तो ये भी एक श्रम का ही पार्ट है। जबकि जब एक्सरसाइज हम बोलेंगे तो एक्सरसाइज में हम अपने जो बॉडी ऑर्गन्स है उस पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी ऑर्गन्स पे भी हमारा ध्यान जाएगा और हमारा ब्रीदिंग पे भी ध्यान जाएगा। तो इसमें हम योगा, प्राणायाम ये सब कर सकते हैं। अब ये जो अभी तक की जो हमने बातें की वो अपना बॉडी अगर हेल्दी है और उसको मुझे हेल्दी रखना है, उसमें कंटिन्यूटी लानी है तो मैं ये इतने प्रोग्राम करूंगा। लेकिन अगर उसमें कुछ भी टेम्पररी डिसहार्मनी हुई है तो उसके लिए अगर मुझे मेडिसिन लेनी भी हो तो काफी सारी होम रेमेडीज होती है। जैसे हमारे घर में जो किचन में जो यूज होने वाले काफी सारे जो मसाले हैं वो जो है वो हमारे हेल्थ के लिए या हमारी जो छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज है उसको ठीक करने के लिए वही उपयोगी है। तो अगर उस तरफ मेरा ध्यान जाता है तो उस होम रेमेडीज को मैं अप्लाई करूंगा। क्योंकि जब हम मेडिसिन या किसी ड्रग के बारे में बात करते हैं तो वो एक केमिकल है। जो हम केमिकल शरीर में डालेंगे तो वो उसकी साइड इफेक्ट भी देगा, ठीक है। तो अगर हम होम रेमेडीज पे जितना हमारा ध्यान जाएगा उतना हमारा जो हेल्थ रिकवरी है या जो ये हार्मनी हमारी डिस्टर्ब हुई है उसको हम फिर से हार्मनी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि मेरा बॉडी फंक्शन या बॉडी के किसी ऑर्गन में इतना प्रॉब्लम आ गया है कि उसको किसी और बॉडी पे या और किसी साधन पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा, जैसे इंसुलिन है, डायलिसिस है, ठीक है, तो उसमें मुझे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो तब जाके हम ट्रीटमेंट लेंगे। अदरवाइज जितना मेरा बॉडी हेल्दी है उसको पहले मैं फिट रखने की कोशिश करूंगी या करूंगा। उसके बाद अगर मुझे टेम्पररी हार्मनी जो डिस्टर्ब हुई है उसको ठीक करने के लिए पहले मैं होम रेमेडीज का यूज करूंगा और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने प्रोग्राम देखा अगर उसमें हम प्रायोरिटी देखें तो पहले हमारा इंटेक और डेली रूटीन जो है हमारा लाइफस्टाइल उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम श्रम और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो होम रेमेडीज हमने बात की उससे टेम्पररी डिसहार्मनी को हम फिर से हार्मनी में लाएंगे। और उसके बाद अगर मेरे बॉडी को एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है तो हम ट्रीटमेंट में जाएंगे। अगर इस तरह से हम अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन या फिर ऐसे सिस्टम हम कह सकते हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर उसको हम ये समय दे तो जो भी उसमें इन्फेक्शन या जो भी उसमें डिसहार्मनी हुई है उसको वो अपने आप ही ठीक कर लेता है। लेकिन काफी बार हमारा प्रयत्न ये होता है कि हम उसकी जो डिसहार्मनी है उसको गलत समझ लेते हैं या फिर उसको अपने से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बॉडी अपने आप जो ठीक होने की जो प्रक्रिया थी उसको हम रोक देते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बुखार है तो अगर मेरा ध्यान जाता है या किसी मेडिकल प्रोफेशन में किसी को हम पूछे कि बुखार क्यों आता है तो वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि बॉडी में कुछ पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो जो ये तैयारी होती है उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसपे जो वायरल या बैक्टीरियल जो अटैक हुआ है तो उसको वो निष्क्रिय कर देगा। उसके लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब बुखार आता है तो जैसे ही बुखार आएगा तुरंत हम गोली लेके उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम बॉडी की अपने आप जो रिकवर होने वाली जो स्थिति थी उसमें हम डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं और जो बॉडी अपने आप ठीक हो सकता था उसमें कहीं हमने रुकावट डाल दी। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसपे अगर मेरा ध्यान जाता है तो मेरा बॉडी जो है मैं वो हेल्दी रख पाता हूँ और इससे मैं जो प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ थ्रू श्रम जिसे हम कहते हैं, तो श्रम करके फिर ये जो प्रॉस्पेरिटी है वो मैं पा सकता हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दी गई है। प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा अगर कुछ भी सवाल हो तो। थैंक यू।